प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का सिस्टम पूरी तरह से ऑफलाइन है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे प्रिय छात्र हैं तो प्लेलिस्ट से पूरी सीरीज़ तैयार है और वहीं से आप पूरी अपनी नोट्स तैयार करिए कंपटीशन की। यह हमारा संविधान चल रहा है और संविधान में संशोधन प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट संशोधन को रख रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और टेक्निकल, तो हम टेक्निकल को भी दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिसिंग होती है आपसे। ये हमारा क्वेश्चंस नंबर संशोधन में पहली वीडियो में 5 क्वेश्चंस रखे थे और इसमें भी 5 रखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 6 है कि 11वां संविधान संशोधन जो है 1961 किससे संबंधित है। तो 11वां जो है इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वैध माना जाएगा। इसके पहले था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जब मतभेद होता था तो कोर्ट चले जाते थे। तो युवा की संशोधन कर दिया जाए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोर्ट ना जाना पड़े, तो इसको वैध करार दिया गया ये 11वें संविधान संशोधन 1961 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 9वां संविधान संशोधन 1960 किससे संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां ये आता है कि बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। देखिए पूरा हम डिटेल्स इसीलिए कर दे रहे हैं, आपसे इसीलिए वादा किए हैं कि जिस तरह से हम क्लासरूम में लेक्चर देते हैं सेम लेक्चर आपको इस वीडियो में भी मिलेगा ऑनलाइन में, क्योंकि शिक्षा एक अनमोल रतन है और इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप पेड कोर्स चलाते हैं तो वो बच्चे जो नहीं फाइनेंस कर पाते तो उन सब के लिए एक है कि शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क हो जाए किसी भी तरह से। तो हमने यहाँ लिखा कि बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। ये बेरूबारी क्षेत्र कहाँ आता है ये भी पूछ लेता है कि बेरूबारी क्षेत्र जो पाकिस्तान को दिया गया है, बेरूबारी क्षेत्र किस राज्य में है। तो हमने यहाँ लिखा पश्चिम बंगाल में है बेरूबारी क्षेत्र। अब आता है कि इसको देने का रीज़न, तो इसमें क्योंकि जो सबसे टफ काम था ये अनुच्छेद 3 में वर्णन कर दिया गया था कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र दूसरे देश को नहीं दे सकता। संविधान, इसीलिए हमारा जो संविधान है ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। जो भी कुछ कानून बनाना पड़ेगा वो संविधान के तहत ही देश चलता है, संसद के तहत नहीं। संसद यह संशोधन प्रक्रिया करती है लेकिन मौलिक ढांचा को नहीं तोड़ सकती है। तब ये हम आया कि अनुच्छेद 3 में जब वर्णन हो गया है कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र दूसरे देश को नहीं दे सकता, तो अब अटक गई गाड़ी कि बेरूबारी कैसे दिया जाए। तो फिर ये संसद हमारा अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ा। ये अच्छा, ये मिसिंग कहाँ से हुई। जो ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर रहे थे सर्वेक्षक थे सिरिल जॉन रैडक्लिफ, ये अपने लिखित उसमें देना भूल गए और मौखिक में ये बेरूबारी क्षेत्र भारत को दे दिए थे और मानचित्र में इसका उल्लेख नहीं किए। जब मानचित्र में उल्लेख नहीं हुआ तो पाकिस्तान इसी का फ़ायदा उठाया और कोर्ट चला गया। तो मजबूरी में हमारे भारतीय संविधान को, संसद को ये बेरूबारी क्षेत्र जो है ये देना पड़ा। छोटी सी एक मिसिंग की वजह से, रैडक्लिफ की छोटी सी मिसिंग, अगर देने तो ये दे दिए थे भारत में लेकिन मानचित्र में दर्शा नहीं पाए। जब मानचित्र में दर्शा नहीं पाए तो पाकिस्तान ने कहा कि ये बेरूबारी क्षेत्र हमको दिया गया है। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 9वां संविधान संशोधन बेरूबारी क्षेत्र से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में बेरूबारी क्षेत्र है, यह अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, ये भी है 24वां संविधान संशोधन 1971 किससे संबंधित है। तो ये जो 24वां है ये सबसे जो टफ काम हुआ कि आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करना, जिसमें कहा गया था कि संसद किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। ये 24वां संशोधन जो आया इसके भी पीछे वही रीज़न था कि संसद मौलिक अधिकारों को कुछ निरस्त करना चाह रही थी, तो ये जो है कोर्ट चले गए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो फिर मजबूरी में हमारा संसद जो है ये अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और ये अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करने के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 26वां संविधान संशोधन 1971 किससे संबंधित है।
तो 26वें में देसी नरेशों के प्रीवेपर्स मतलब विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सी देसी रियासतें थी, तो उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि उनकी शर्तें मानना पड़ा। उन्हें पेंशन दी जाती थी, स्पेशल दर्जा दिया जाता था, उनका अपना झंडा भी होता था। लेकिन जब ये हुआ कि भारत राज्यों का संघ है, तो फिर 26वें संशोधन में उनके तमाम राइट्स खत्म कर दिए गए, क्योंकि भारत को जब लोकतंत्र घोषित कर दिया गया कि अब जनता की सरकार है, तो इसमें किसी राजा की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये 26वें ये भी बहुत आता है कि संशोधन में देशी नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, तो आप लिखेंगे कि 26वां संशोधन 1971 में। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको लघु संविधान इसीलिए कहते हैं, है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है। देखिए 1976 ये है और लागू हुआ 1977 में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है चाहे 76 है चाहे 77, 76 में ये पेश किया गया बिल और 77 में ये लागू हो गया, ठीक। लेकिन अक्सर रखते ही हैं कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, कब पेश किया गया, तो 76, लागू हुआ 1977। इसमें क्या क्या आता है, इसमें नंबर 1 देखिए कई पॉइंट्स लिखे हैं जो मेन थे और इससे भी ज़्यादा है। पहला पॉइंट्स है कि ये जो संशोधन पेश किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस संशोधन को पेश किया गया। पूरा जो चार्ट तैयार किए थे ये स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे बना है। पॉइंट नंबर 2 प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ अभी तक, और पहले ये था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन ये हुआ कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, तो इसमें भी संशोधन कर दिया गया और इसमें मूल ढांचे को नहीं हटाया गया बल्कि मूल ढांचे को और मजबूत कर दिया गया कि समाजवादी शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि कोई भी धर्म है लेकिन पंथ का रास्ता कि वो जो भी नदियाँ निकलेंगी वो जाकर समुद्र में मिलेंगी, उसी तरह से है कि कोई भी धर्म जाएगा वो ईश्वर की तरफ ही जाएगा। और फिर तीसरा पॉइंट जोड़ा गया कि अखंडता, कि भारत की एकता बनी रहे, इसके लिए ये शब्द को इस्तेमाल किया गया। तीसरे पॉइंट्स में आता है कि इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे और अभी वर्तमान में जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य 11 हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया। पॉइंट नंबर 4 अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बात कर दिया गया। पहले राष्ट्रपति को ये चीज़ था कि वो माने या ना माने, लेकिन लास्ट में आया कि संशोधन कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद जो भी कानून बनाएगा, जो भी बिल पास करेगा, राष्ट्रपति को मोहर अपनी लगानी है। 5वां कुछ पॉइंट्स आता है, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। देखिए 3 सूचियां बनती हैं, आपको भी पता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती का मतलब होता है कि उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो पहले शिक्षा जो है ये राज्य का राइट्स था, तो एजुकेशन पर बड़ा असर आ रहा था, फिर इसको हटाकर समवर्ती में डाल दिया गया। जब समवर्ती में डाल दिया गया तो अब शिक्षा पर केंद्र का भी कानून चलता है और राज्य का भी चलता है। जो केंद्र कानून बना देगा वो 100% लागू होगा, ठीक। और 6वें पॉइंट में आता है कि भाग 14 का को जोड़ा गया, अनुच्छेद 223 का और अनुच्छेद 223 खा को जोड़ दिया गया। इसको जोड़कर बनाया गया कि सिविल सर्वेंट्स के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई। ये आप भाग 14 का को जोड़कर बनाया गया। 7वें पॉइंट में हमने लिखा कि इसको हम लघु संविधान कहते हैं। क्वेश्चन उठता है किस संशोधन प्रक्रिया को लघु संविधान कहा जाता है, तब आप लिखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है पूरी तरह से ऑफलाइन, तो अगर आपको पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है और अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर सुझाव दें, आपका स्वागत करेंगे और उसमें हम सुधार करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि एजुकेशन हर बच्चे के पास पहुंच जाए। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।